नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग बीपीएससी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार स्पेशल के टॉपिक की स्टडी कर रहे हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे पहली चीज़ आप लोग को बता दूं कि एक अपडेट आ गया है आपके बीपीएससी के द्वारा, और वह क्या है कि अब आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है साथियों, वो कब होने वाला है? 10 सितंबर को। तो जो एग्जाम पहले 30 अगस्त को था वो नहीं है, ये डेट एक्सटेंड हो गया है। दूसरी बात, जो पोस्ट की संख्या था वो 1250 था। मैंने पहले ही कहा था, आपको याद होगा ना, कि पद बढ़ेगा, डिप्टी एसपी का पद नहीं था। तो आप लोग बहुत परेशान हो रहे थे, जिनको वर्दी पहनने का शौक था कि हम पुलिस ऑफिसर बने। लीजिए, 14 पद जो है डिप्टी एसपी का आ चुका है। तो ये टोटल पद की संख्या अब कितना हो गया? 1264। और मान के चलिए इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी समय के साथ होगा। जैसे जैसे विभिन्न विभागों के साथ रिक्तियां पहुंचता जाएगा बीपीएससी के पास, वो अपडेट देता जाएगा। तो करना क्या है, थोड़ा सा समय मिल गया है, ठीक है, और पोस्ट भी थोड़ा बढ़ गया है। तो क्या बढ़ा देना है? मेहनत, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत हम लोग को और करना है। चलिए, बिहार की प्रमुख फसलों को लेकर के चर्चा करेंगे। आप लोग पुराने लेक्चर को देख रहे हैं, ये एपिसोड पूरा देखते चलिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। किसी को मुफ्त में ज्ञान मिल जाए तो उससे आपका भी भला हो जाएगा, है ना। और अच्छे से तैयार कर लीजिए, 30 प्रश्न रहेगा बिहार स्पेशल से, और पूरा जितना पढ़ा रहा हूं सभी लेक्चर है, यदि आप कर लेते हैं, गारंटी दे रहा हूं, एक प्रश्न भी बाहर नहीं रहेगा। जैसे कि लास्ट ईयर नहीं रहा था, ये आप लोगों का ही एनालिसिस था कि लास्ट ईयर एक भी प्रश्न लेक्चर से बाहर नहीं था, वैसा ही होने वाला है इस बार भी। सबसे पहले बिहार के मैप को समझिए। मैं अपने क्लास लेने से पहले हमेशा आपसे एक ही बात की गुजारिश करता हूं कि कैसे भी हो, आप जब भी मेरा क्लास लेंगे, एटलस लेके बैठेंगे, आपके कमरे में सामने बिहार का मैप होना चाहिए। आपको एक एक लोकेशन पता होनी चाहिए बिहार का क्या है। 38 जिला, उसको भी कमिश्नरी में बांट दीजिए। अगर मिट्टी पर है तो मिट्टी के हिसाब से बांटिए, फसल है तो उसके हिसाब से बांटिए। ये सब क्लियर होना चाहिए माइंड में। तो चलिए, यहां हमारे पास बिहार का एक मैप अब यहां पर पहुंच चुका है, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं, अभी कुछ याद नहीं करना है आपको, बस आपको समझना है। समझना क्या है कि इस मैप को देखिए। ये मैप क्या है? क्या ये मैप पॉलिटिकल मैप है? नहीं। पॉलिटिकल मैप में क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट बताते हैं हम लोग, है ना, कि एक जिला है, उसकी सीमा यहां से यहां है, कमिश्नरी बता देते हैं, ये सब होता है। फिजिकल मैप है? नहीं है। फिर ये है क्या? यह मैप जो एक तरह से दिया गया है वो आपको एग्रीकल्चर मैप है, यानी कि कृषि मानचित्र है कि बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में, किस क्षेत्र में कौन सी फसल उपजाई जाती है, इस बात को लेकर के। और खास करके ध्यान रखिएगा, जब भी फसल की चर्चा होगा, जब मैंने आपको नदी के विषय में पढ़ाया था तब भी मैंने फसल का हिंट दिया था, जब मैंने जलवायु मानसून पढ़ाया था तब भी फसल का हिंट दिया था। ध्यान आ रहा है ना कि, और जब हम मिट्टी के विषय में चर्चा किए थे, बिहार की प्रमुख मिट्टियां, तब भी मैंने फसल के विषय में चर्चा किया था। और मैंने कहा था कि जब हम फसल की चर्चा करेंगे तब ये सब एक साथ आकर के जुड़ जाएगा। नदियों की जानकारी अब आपके पास है, हम पहले पढ़ा चुके हैं। मिट्टी की जानकारी आपके पास है, पहले पढ़ा चुके हैं। मानसून जलवायु आप जान चुके हैं, हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो ये जो पहले हमने पढ़ाया था, इस क्लास की तैयारी था। अब यहां पर आप पहुंच चुके हैं, और नदियों के हिसाब से हम देखेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सा फसल होता है, क्योंकि नदी की भूमिका तो है। गंगा नदी, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ एंट्री हुआ, बक्सर के पास, कटिहार के पास निकला। इसके अलावा आप जानते हैं कि जो घाघरा है वो इधर आ गया, ये जो है गंडक आ गया, फिर बूढ़ी गंडक इधर कोसी पहुंच गया। जो मुख्य रूप से देखेंगे तो यहाँ पर सोन को हम पहुंचते देख रहे हैं, ये सब गंगा में जाके मिलती है। तो जाहिर सी बात है, नदियों के किनारे जो है, नदियों के जहां जहां चीजें हैं, फसल भी उस हिसाब से बदलता जाएगा। उसको लेकर के हम देखेंगे। फिलहाल इस मैप को एक नजर आप देख लीजिए, आगे इसका काम पड़ेगा। बिहार को लेकर के हम सब जानते हैं कि बिहार की पूरी अर्थव्यवस्था जो निर्भर है वह कृषि पर निर्भर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कृषि प्रधान एक राज्य है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लगातार आप उन्हें बोलते हुए सुनते होंगे कि बिहार जो है एक लैंडलॉक स्टेट है। लैंडलॉक स्टेट कहने का क्या तात्पर्य होता है दोस्तों? देखिए, ये प्रश्न आ सकता है। लैंडलॉक स्टेट, जैसे देखिए यहां पर भारत में के मैप में आपको बिहार दिख रहा है, तो बिहार कहीं भी समुद्र का सीमा साझा करता है? कहीं भी नहीं करता है, ठीक है। देखेंगे यहां पर क्या है, झारखंड, मैंने आपको बिहार का ज्योग्राफिकल बाउंड्री बताया था, उधर हिमालय, नेपाल, इधर जो है उत्तर प्रदेश, इधर पश्चिम बंगाल। तो जाहिर सी बात है, बिहार कहीं भी समुद्र से सीमा साझा नहीं किया, स्थल से घिरा हुआ है।
तो लैंडलॉक स्टेट है, तो कहा जाता है कि इसलिए इंडस्ट्री लगना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाढ़ की समस्या हमेशा बना रहता है, जो खास करके ये वाला हिस्सा जो अगर आप देखेंगे, जो उत्तर बिहार का हिस्सा है, उत्तरी मैदान है, चूंकि नेपाल और हिमालय से आने वाली तमाम नदियां जो है यहां पर रहती है, ठीक है, और यहां से एंट्री मार के मानसून पहुंचेगा, तो ये झमाझम बारिश करके सदाबहार नदियां तो है ही और जलस्तर बढ़ा देगी, बाढ़ की समस्या यहां आएगा, ये हमेशा ही देखा जाता है। तो कुल मिलाकर के बिहार में इंडस्ट्री लगना मुश्किल हो जाता है, लेकिन समय के साथ अगर देखा जाए तो कृषि और उससे संबंधित इंडस्ट्री तो लगाया ही जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के फिर भी हम लोग बिहार को कृषि प्रधान राज्य कहते हैं, क्योंकि यहाँ की अत्यधिक जनसंख्या, मैं अधिकांश नहीं कह रहा हूँ, अधिक नहीं कह रहा हूँ, अत्यधिक जनसंख्या वह कृषि पर निर्भर है। और आपने इकोनॉमी में बेरोजगारी चैप्टर पढ़ा होगा, बेरोजगारी में आपने प्रच्छन्न बेरोजगारी उसके प्रकार में पढ़ा होगा, और चूंकि बिहार की अधिकांशता और अत्यधिक जनसंख्या जो है एग्रीकल्चर पर निर्भर है, इसीलिए बिहार में प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलता है। कहने का तात्पर्य है कि 1 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन है, इसको काम करने के लिए, उपजाऊ बनाने के लिए, बोने के लिए, काटने के लिए, कोई भी काम हो तो चाहिए केवल 6 आदमी, ठीक है, लेकिन 2 आदमी एक्स्ट्रा परिवार के इसमें लगे हुए हैं, 8 आदमी लगे हुए हैं, चाहिए कितने, 6 ही से वो 1 एकड़ का काम हो जाता, 2 और लगा हुआ है। तो ये 2 जो है काम करता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसकी आवश्यकता है नहीं, ये नहीं होता तब भी काम हो जाता। तो ये 2 क्या है, दिखता है काम करता हुआ, लेकिन है ये बेरोजगार ही, प्रच्छन्न बेरोजगारी का शिकार है, इसी को कहते हैं। तो बिहार में ये चीजें देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर पढ़ते हुए ये इकोनॉमी के पॉइंट को जोड़ दीजिए। जब तक आप मल्टी डायमेंशनल अप्रोच डेवलप नहीं करेंगे अपने माइंड में, तब तक निश्चित तौर पर आप में कुछ ना कुछ कमी रह जाएगा। प्रीलिम्स क्वालिफाई कर भी जाओगे, पीटी चैंपियन बन जाओगे, मेंस में रह जाएगा, और मेंस में बिहार स्पेशल भर भर के पूछा जाएगा, पता है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना है। तो 76% जनसंख्या यहां कहा गया कि यह अपना जीवन यापन जो करता है वह एग्रीकल्चर पर निर्भर है, एग्रीकल्चर से संबंधित कार्यों से अब जुड़ा हुआ है, जैसे कि पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, ये सारे काम भी इसमें ऐड करते जाना है। तो बिहार के अगर देखेंगे जीडीपी की बात करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, उसमें हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर का कितना योगदान है, तो अपने आप में बहुत ज्यादा निकल के आता है, और ये आंकड़ा 20% तक आता है। दोस्तों इसी बात को समझना है, जो भी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट होते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि उनको बिटवीन द लाइन स्टडी करना आना चाहिए, यानी कि जहां जो बात नहीं लिखा हुआ है वो भी पकड़ में आना चाहिए। अब देखिए कैसे मैं कह रहा हूं, 20% यहां पर आप कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर पर निर्भर है। जब इकोनॉमी को हम पढ़ते हैं तो हमने इकोनॉमी के 3 सेक्टर में बांट दिया। हमने कहा पहला एक प्राइमरी सेक्टर होगा, दूसरा एक सेकेंडरी सेक्टर होगा, एक टर्शियरी सेक्टर होगा। इसमें हमने कहा कि भैया एग्रीकल्चर और उससे जुड़े हुए चीजें जिसको प्राथमिक क्षेत्र कहा गया, दूसरा में हमने कहा कि विनिर्माण के क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह इसमें रहेगा, और तीसरा हम इसमें कह दिए कि ये सर्विस सेक्टर होगा, सेवा क्षेत्र होगा, ठीक है। अब भारत के कंडीशन में देखेंगे, इधर से जंप मार के हम सीधे इधर पहुंच गए, प्राइमरी से सीधा टर्शियरी सर्विस पे चले गए। आईटी इंजीनियर्स काफी हमारे पास हैं, इंडस्ट्री नहीं है, तो जाहिर सी बात क्या है, बेरोजगारी बढ़ेगा इस कंडीशन में। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। अब बिहार के कंडीशन में देखेंगे तो बिहार इधर ही लुढ़का हुआ है, ये तो नहीं है और ये भी नहीं है, ये दोनों ग्राफ गिर रहा है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि बिहार में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और बच्चे यहां से पलायन करने पर मजबूर हैं। तो बिहार का जो ये एरिया आप देखेंगे, खास करके ये जो सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज वाला एरिया है, यहाँ एक सब चलता है कि फलाने का क्या हो गया, पीएचडी हो गया। पीएचडी वो डिग्री नहीं है पढ़ाई वाली, क्या कहा है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पीएचडी हो गया, यानी कि वो पलायन कर गया यहां से। समझिए किस तरह से चीजें कही जा रही है। तो कुल मिला के जब आप एस्से वगैरह लिखे ना, तो थोड़ा सा डिबेट को और गहरा करें, मेंस में जब आप जाएंगे, और प्रीलिम्स में कहीं से घुमा के पूछा जाए आप जवाब दे देंगे। तो मामला समझ में आ गया। तो एग्रीकल्चर पर हमें क्या करना पड़ेगा, निर्भरता थोड़ा कम करना पड़ेगा अगर बेहतर करना है। जीडीपी में कृषि का जो योगदान है वो कम हो और ये दोनों बढ़े, विनिर्माण और सर्विस सेक्टर का योगदान बढ़े, आईटी पार्क्स बने, वहां पर इंडस्ट्री और लगे, मेगा फूड पार्क्स बने बिहार में, तभी बिहार से पलायन रुकेगा और एग्रीकल्चर पर दबाव जो अनावश्यक जनता का है वो कम होगा। इतना डिबेट समझ में आ गया। अब एग्रीकल्चर पर आगे बढ़ जाए तो आगे पूछा जाता है बिहार के प्रमुख खाद्यान्न के विषय में। अब देखिए बिहार के प्रमुख खाद्यान्न जो रहेंगे उसमें
कुछ भी अलग से याद नहीं करना है मेरे लेक्चर में। करना क्या है, दिमाग चलाना है। अब कैसे, पहला तो मैंने आपको मैप बताया, इस मैप को ध्यान रखना है। अभी और मैं मैप बताऊंगा, मिट्टी के हिसाब से समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। आंख बंद कीजिए और सोचिए कि आप जहां रहते हैं उसके आसपास बिहार में कौन कौन सा फसल उपजाया जाता है, जब प्रमुख फसल पूछा जाए। चलिए अब गिनते हैं। सबसे, यहां मत देखना है अभी, सबसे पहले कहते हैं कि क्या भाई वहां पर जो है धान है, गेहूं है, दलहन होता है, तिलहन होता है, क्या ईख है, बहुत सारी जगहों पर ईख गन्ना है, फल होता ही है, सब्जी है, अभी लीची का देखिए, आम का फल, ये सब है। तो ये सब चीजें, रेशेदार चीजें, ये सब देखना है। उसके बाद अगर देखेंगे अलग अलग चीजों पर, समतल उपजाऊ मैदान अगर देखें, जलोढ़ दोमट मृदा, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जल संसाधन और मानव संसाधन, इसे कृषि प्रधान राज्य बनाता है। एक प्रश्न आ गया प्रीलिम्स में, बिहार को एक कृषि प्रधान राज्य कहा जाता है, निम्नलिखित कारक हैं, 4 विकल्प, और उसमें दे दे कि एक उपजाऊ मैदान हो गया, जलोढ़ मृदा हो गया, जल संसाधन प्रचुर है, मानव संसाधन है, 5वां एक और विकल्प दे दे जो ना हो, या 4 ऐसे दे जो ना हो, एक ही दे जो हो। तो ये कुछ भी विकल्प में रहता है, उसके हिसाब से आप निकल जाएंगे। समझ में आ गया कि कैसे प्रीलिम्स का प्रश्न कहां से बन जाता है, ठीक है। तो अगर फसल के हिसाब से हम देखेंगे तो जैसे भारत के फसलों को हम मुख्य रूप से अलग अलग चीजों में बांट देते हैं, बिहार के फसल को भी हमने क्या किया, मुख्य रूप से 3 प्रकार में बांट दिया। एक हमने कर दिया खरीफ फसल, खरीफ फसल अभी समय है मानसून के समय, एक हमने कर दिया रबी फसल, और एक क्या कर दिया, जायद फसल। तो चलिए एक एक करके जरा डिटेल से इन तीनों फसलों के विषय में पढ़ लेते हैं। कुछ भी समझने में कहीं भी दिक्कत हो जाए, कमेंट बॉक्स ओपन किया गया है, आप उसमें लिख सकते हैं, मैं अगले दिन आपको जवाब दे दूंगा। खरीफ फसल कहने का तात्पर्य हो गया, देखिए सबसे पहले बुआई और कटाई से समझिए। फसल समझना है तो इसी बात से समझना पड़ेगा आपको, है ना। और जो लोग गांव देहात में रहते हैं उनको तो मुझे समझाने की आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि वो कभी मुझे मिले तो मुझे समझा देंगे कि सर ऐसे ऐसे भी होता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं ना। तो मैं यही कहना चाहता हूं, खरीफ फसल की बुआई का समय क्या है, तो जून जुलाई का महीना, अभी मैंने कहा था ना कि खरीफ फसल का समय है, यानी कि ये फसल जो है इसमें अब यहीं पर सोचते चलना है भाई, सिंचाई की आवश्यकता है, सिंचाई की आवश्यकता है तो क्या होना चाहिए, जल संसाधन होना चाहिए, यानी कि मानसून बेहतर हो जाए तभी काम चलेगा। बिहार में तो बड़ी प्रचंड गर्मी है, खरीफ फसल खराब हो जाएगा, उत्पादकता गिर जाएगा। समझ में आ रहा है, ये चीजें ऐसे आपको मैनेज करके पढ़ना होगा। तो कुल मिलाकर के जून जुलाई महीने में बुआई किया जाएगा, अभी धान की बुआई है ना, रोपाई, ये चीजें, और ये फसलें कब होगा, अक्टूबर नवंबर में फिर तैयार हो जाएगा। खरीफ फसल में देखेंगे तो मक्का, बाजरा, धान, तिलहन, ये सब शीघ्र फसल जो है तैयार हो जाती है। अब रबी फसल की चर्चा करते हैं। अब देखिए यहां पानी ज्यादा लग रहा है खरीफ में, तो रबी में पानी ज्यादा नहीं लग चाहिए, जरूर ज्यादा नहीं चाहिए, इसके तुलनात्मक ढंग से नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, इसकी बुआई कब, जून जुलाई में, कटाई कब, नवंबर अक्टूबर में। खेत में ये लग गया है जून जुलाई में, धान खेत में लग गया है, और जून जुलाई से लगता हुआ नवंबर का महीना आ गया है, तो भैया धान काट लोगे तभी तो गेहूं लगाओगे, तो यही बात है। तो कुल मिलाकर के ये चीजें है कि यहां पर जो है धान मक्का कटेगा, उसके बाद रबी का समय आएगा। तो रबी की बुआई जो क्या होगा, नवंबर में कट गया, खेत से धान खलिहान पहुंच चुका है, भंडारण में जा चुका है, अब खेत खाली है, तो चलो रबी की फसल बो दो। तो क्या होगा, रबी के बुआई का समय नवंबर दिसंबर, समझ में आ गया। और इसकी कटाई कब होगा, होली खेलने का समय, ठीक है, यानी कि मार्च अप्रैल के महीने में चला जाएगा ये, ठीक। और इसके अंतर्गत जो फसल आएगा उसमें गेहूं, जौ, चना, मटर, आलू, सरसों, ये महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत तंबाकू, गन्ना, फल और सब्जियां आदि भी नकदी फसल में उगाई जाती है, ये ध्यान रखना है। तो 2 समझ में आ गया, कटाई बुआई का समय समझ में आ गया, यही पूछा जाता है। प्रमुख फसल पूछा जाएगा कि कौन सी प्रमुख फसल, कौन सी फसल 4 दे देगा, रबी कौन है, खरीफ कौन है, गड़बड़ कर लेंगे आप लोग, ये ध्यान रखना है। जायद फसल क्या होता है, देखिए जायद फसलें जो है ना, अप्रैल के महीना में इसकी बुआई होती है और जून में कटाई हो जाता है, मतलब बहुत कम समय में हो जाए ये चीजें, ठीक है। और उसमें देखेंगे
कि फसलें जो है जैसे कि मान लीजिए रबी का काटा आपने अप्रैल वगैरह में और जून जुलाई में हम खरीफ की बुआई करते रहते हैं, तो लगभग थोड़ा सा समय बचता है आपके पास और उस समय में ही ये काम आपको करना है। नियमित सिंचाई चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन नियमित चाहिए होता है। इसमें देखेंगे तो चाहे वो मक्का हो, मंडुआ हो, मंडुआ जानते हैं ना, उसको मरुआ कहते हैं, बिहार में मरुआ कहते हैं, ठीक है, भोजपुरी में, मगही में, मैथिली में मरुआ, वही तो उसको मंडुआ कहते हैं हिंदी में। ज्वार, सब्जी, हरा चारा, ये सब प्रमुख फसल बिहार के हिसाब से देखेंगे तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको पूरा लिस्ट दिखा हुआ है जो चीज़ें हमने चर्चा किया है। यहाँ पर वही एक चीज़ें हैं जो हमने पूरी तरह से देखा कि कहाँ कौन नदियाँ हैं, कौन कौन सी फसल है, उस पर मैं आ जाऊँगा, विस्तार से आपको बताऊँगा। चलिए इस मैप के द्वारा ज़रा समझ लेते हैं चीज़ों को, यहीं पर समझ लेते हैं, उसके बाद इसका काम आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जरा देखेंगे क्या कि देखिए कलर के हिसाब से यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या कौन सा फसल किस तरह से है। अब देखिए ये जो कलर आपको दिख रहा है ये कलर क्या है। अच्छा, कोई भी क्षेत्र देखेंगे ना दोस्तों, हम रिवीजन करते चलेंगे विभिन्न चीज़ों का। जैसे मैं यहाँ पर आया तो हम प्रादेशिक बाउंड्री देखेंगे, ये क्या है, पश्चिम चंपारण, तुरंत याद आ जाना है। दूसरा पहाड़ी, सोमेश्वर पहाड़ी, देखिए ऐसे याद करना है। कौन सी नदी, गंडक नदी, ऐसे ये हर एक चीज इस तरह से आपको याद होना चाहिए। जब आप इस तरह से करने लग जाओगे फिर काम बनेगा। अब बताओ मुझे नेशनल पार्क किधर है, एक ही है बिहार में नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, यहां पर देखा, ऐसे रिवीजन होता है। तो हमने सिर्फ आए थे हम क्या फसल पढ़ने, सब कुछ पढ़ गए। इससे पिछला 7 चैप्टर जो है पश्चिम चंपारण के अकॉर्डिंग हम पढ़ गए। ये होता है तैयारी। नेपाल के साथ बॉर्डर सोच साझा करता है, भौगोलिक दृष्टिकोण से हमने देख लिया। अब चलिए धान, गेहूं, गन्ना का प्रदेश ये होगा, कलर के हिसाब से लगाते चलने। यहाँ कलर है, ये ब्लू वाला एरिया आते हैं, ये ब्लू वाला पट्टी जो है बड़ा सा पट्टी है, इधर घाघरा हो जाएगा, गंडक होगा, बूढ़ी गंडक होगा, बागमती होगा, ये जो एरिया पूरा बीच से निकलेगा, ये जो दरभंगा के हिसाब से यहाँ पर आता हुआ धान, गेहूं और मक्का का प्रदेश ये हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो आप यहाँ पर देखेंगे पट्टी, मधुबनी वगैरह जो इसमें आ जाएगा, सीतामढ़ी सब नेपाल के साथ साझा करता हुआ कुछ एरिया दरभंगा का धान, गेहूं और जो है खेसारी का प्रदेश होगा। इसके अलावा यहाँ पर जब आएंगे सीमांचल वाला एरिया आप ले लीजिए, जो कटिहार पूर्णिया वाला सब हिस्सा है, यहाँ पर धान, पटसन, गेहूं प्रदेश होगा। और रेड वाला अगर देखेंगे जो कटिहार वाला हिस्सा मुख्य रूप से दिखेगा आपको, यहाँ पर धान, गेहूं, पटसन प्रदेश कलर के हिसाब से दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। मक्का, गेहूं, धान प्रदेश ये जो है आप देखेंगे बेगूसराय वाला एरिया जो मुख्य रूप से है ये वाला दिखेगा। और धान, गेहूं, चना प्रदेश यह कहाँ है, यहाँ पर बक्सर वगैरह, कैमूर, रोहतास, ये सब कैमूर की पहाड़ी है तो जाहिर सी बात है पानी वहाँ नहीं होगा, तो ये धान, गेहूं, चना प्रदेश इसमें देखने को मिलेगा मुख्य रूप से। और ये एरिया जो है अगर देखेंगे मगध का एरिया और कुछ बांका, जमुई, भागलपुर का एरिया, ये सब धान, गेहूं, जौ प्रदेश के रूप में आएगा। तो एरिया के हिसाब से डिवाइड कर दीजिए और कौन कौन सा फसल कहाँ कहाँ है ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, जो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आपको थोड़ा सा तैयार कर लेना है। हालांकि मैंने अपने तरफ से बता दिया है किस किस डिस्ट्रिक्ट में है, आपको क्या करना है वो कलर थोड़ा कर लेना है, किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा फसल मुख्य रूप से है। वैसे मैं थोड़ा सा भी बता भी देता हूं, आपका काम चल जाएगा। धान की चर्चा करते हैं। चावल बिहार राज्य की मुख्य खाद्यान्न फसल में माना जाता है। अगर देखा जाए कृषि भूमि का, कुल कृषि भूमि का 45% क्षेत्र पर यह उपजाया जाता है। यहाँ पर अनुकूल परिस्थिति ज्योग्राफी के हिसाब से पूछा जाए, उष्ण एवं आर्द्र जलवायु और उपजाऊ मृदा, दोमट मिट्टी है जो चावल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यानी कि कौन सी मिट्टी, दोमट मिट्टी। यह फसल मुख्यतः गंगा के मध्यवर्ती भागों और उत्तरी मैदान भागों में उपजाई जाती है। उत्तरी वाला में चलेंगे, ये वाला गंगा यहाँ से एंट्री ले रही है, ये वाला हिस्सा, तो उत्तरी में यानी कि पानी चाहिए इसको, तो बाढ़ और पानी वाला हिस्सा कौन सा है, मिथिला वाला हिस्सा, तो मुख्य रूप से वहाँ होगा, है ना। बिहार में धान उत्पादन के अग्रणी जिले देखेंगे, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, है ना, ये डिस्ट्रिक्ट। जरूरी नहीं है कि मान लीजिए कि जल इधर है तो होगा ही, बाढ़ भी तो आता है, जल है, सिंचाई है, धान के लिए उपयुक्त है, लेकिन बाढ़ आएगा तो सब समाप्त। यहां बाढ़ नहीं आता है इस एरिया में और सिंचाई की व्यवस्था है तो उपज हो जाएगा वहां, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। हर एक कंडीशन को अपने दिमाग में लेकर के चलना है, मैप के हिसाब से इसको समझ लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं गेहूं फसल को लेकर के, ये समझ में आ गया ना, ये डिस्ट्रिक्ट जो है इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं गेहूं को लेकर के। राज्य की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है और कितना
29%, उसमें कितना था 45% धान, और गेहूं में कितना है 29% को लेकर के। अनुकूल परिस्थितियां क्या है, गेहूं का उत्पादन कम वर्षा एवं शीतोष्ण क्षेत्र में होता है। इस फसल के लिए हल्की दोमट मिट्टी और सामान्य वर्षा की आवश्यकता होती है। बिहार में गेहूं उत्पादन के दृष्टि से अग्रणी जिले कौन से हैं, रोहतास और मुजफ्फरपुर। मैप पर देख लीजिए, यहाँ पर रोहतास है और यहाँ पर मुजफ्फरपुर है, तो इसको भी थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान में आपको रखना है। और बिहार में अगर देखा जाए गेहूं उत्पादकता में अग्रणी जिला, ठीक है, अगर देखिए उत्पादकता के हिसाब से बात करेंगे तो बेगूसराय, पटना और मधेपुरा की स्थिति आएगा गेहूं उत्पादन में। बिहार का देश में अगर स्थान आपसे पूछा जाए तो वह स्थान कितना है, 6ठा स्थान, 6th पोजीशन पर है। पैन इंडिया की बात यहां पर की गई है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब धान गेहूं के बाद हम चलते हैं मक्का की तरफ, जो मुख्य फसल है उसमें हम चर्चा कर लेते हैं। मक्का की जब चर्चा करेंगे तो यह फसल बिहार की तीसरी प्रमुख फसल है, और कितने भूभाग पर, 8, तो जोड़ लेना है। मतलब धान 45, गेहूं 29% और मक्का कितने पर है, 8%। इस हिसाब से तैयार कर लेना है। अनुकूल परिस्थिति क्या होगा, भारी दोमट मृदा जो है उपयुक्त होती है, और आर्द्र जलवायु भारी दोमट मिट्टी क्षेत्र में उपजती है। मक्का उत्पादन में अग्रणी जिला कटिहार, पूर्णिया और अररिया। सीमांचल में आ जाइए, कहां पर है, जो कटिहार, पूर्णिया, अररिया, ये हिस्सा जो है आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च उत्पादकता वाले जिला सुपौल, पूर्णिया और कटिहार है ना, तो सुपौल यहाँ पर हो गया, ठीक है, पूर्णिया हो गया और क्या हो गया, कटिहार यहाँ पर। ये उच्च उत्पादकता वाला यानी कि सीमांचल ही पूरा पड़ता है। और बेगूसराय जो है उसको प्रदेश का मक्का घर कहा जाता है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। कहाँ पर है बेगूसराय, मैप पर आ जाए, ये रहा बेगूसराय, गंगा के किनारे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाए, जौ की बात करें आप जरा, एक दो और फसल है जो मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जौ फसल राज्य की एक परंपरागत फसल है, जिसकी बुआई की अगर चर्चा किया जाए तो अक्टूबर नवंबर महीने में की जाती है, मार्च माह में कटाई होगी। जौ की खेती के लिए कम वर्षा और उष्ण जलवायु क्षेत्र के हिसाब से हम लोग उसको देखते हैं। और अगर यहाँ पर एक चीज कहा जाए आपसे क्षेत्र को लेकर के, तो पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जो है अग्रणी है। ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये जौ के लिए अग्रणी है। गन्ना की फसल की बात किया जाए, बिहार की प्रमुख नकदी फसल है। नकदी क्या होता है, कैश मिल जाए, तुरंत बिक जाए, पैसा घर आ जाए, है ना, उसकी बात। बिहार में लगभग 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ईख गन्ना की खेती की जाती है। गन्ना उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है, 9वां, 9th, ठीक है। बिहार में कुल ईख उत्पादन के 60% हिस्से का उत्पादन कहां पर होता है, ध्यान दीजिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण और सिवान, यानी कि कौन सा एरिया आ गया, ये वाला है ना, एकदम पश्चिम वाला एरिया सुदूर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गन्ना के लिए सर्वाधिक उत्पादकता क्रमशः किशनगंज, पटना और कटिहार। किशनगंज यहाँ पर है, पटना इधर हो गया और कटिहार इधर हो गया, वो क्रम ध्यान रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तंबाकू लेकर चर्चा करते हैं। बिहार के लगभग 14,000 हेक्टेयर भूमि पर तंबाकू की खेती की जाती है और देश का 6ठा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक राज्य है। बिहार में तंबाकू को खैनी कहते हैं, खैनी देखे ना, हाँ वही वाला, तो वो बिहार में काफी चलता है ये। तंबाकू का उत्पादन वाले जिला देखेंगे समस्तीपुर, गोपालगंज, वैशाली, बेगूसराय, पूर्णिया। और बिहार में तंबाकू की खेती गंडक नदी से राज्य की पूर्वी सीमा तक के कगार पर की जाती है। वही वाला एरिया हो गया जो ये समस्तीपुर, वैशाली वाला एरिया सब था, ये वाला बेगूसराय, ये वाला एरिया, ठीक है। आगे बढ़ जाए। मखाना, मखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको टिक कीजिए, इससे संबंधित हर एक चीज पता होना चाहिए। जीआई टैग इसको मिला हुआ है और खास करके मधुबनी, दरभंगा के क्षेत्र में होता है, तो निश्चित तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मखाना की खेती बिहार देश में अग्रणी राज्य है। तकरीबन 90% से अधिक भारत को जो मखाना मिलता है वो बिहार ही देता है, और बिहार में भी वो 2-3 डिस्ट्रिक्ट, मिथिला वाला जो हिस्सा है वही मखाना देता है पूरे देश को। तो प्रमुख उत्पादक जिले देखेंगे दरभंगा, अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, सुपौल, मधुबनी और कटिहार। देखिए एक भी जिला जो है क्या आपको कहीं और दक्षिण बिहार से दिख रहा है, नहीं, गंगा के उत्तर का सब दिखेगा। तो मिथिला क्षेत्र ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रश्न में हो सकता है डिस्ट्रिक्ट ना देकर के मिथिला क्षेत्र पूछा जाए, तो आपको बताना है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के तहत ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्टर यानी कि GIR की जो बात करते हैं,
बिहार मखाना का नाम बदलकर आगे चल के, चूंकि बिहार मखाना किया गया था, बहुत विवाद इस पर हुआ, और फिर क्या नाम कर दिया गया, मिथिला मखाना। इसलिए मैं बार बार मिथिला शब्द आपसे कह रहा हूं कि मिथिला याद रखिएगा, हो सकता है सीधे मिथिला मखाना दे दे, मिथिला के क्षेत्र पूछ दे, तो वो पता होना चाहिए, फिर बिहार वहां नहीं आएगा। जीआई टैग को बरकरार रखा गया है। दरभंगा जिले में मखाना के लिए अनुसंधान केंद्र भी स्थापित है। मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में स्थापित, ये ऑलरेडी पहले से रखा गया है। तो जो डिस्ट्रिक्ट है कुल मिलाकर के, यह वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये वाला कुछ हिस्सा, यहाँ पर ज़्यादा देखेंगे मखाना का उत्पादन होता है, और दरभंगा में जो है मखाना अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। ध्यान रखना है, मखानों को क्या दिया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जो जीआई टैग की बात करते हैं वो मखाना को मिला है। तो कुल मिलाकर के इतने चीज़ें आपको तैयार करके रखना है, और इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो PYQ में हो सकता है वो तैयार करके जरा रख लीजिएगा, ताकि जो प्रश्न पूछा गया एग्रीकल्चर से वो प्रिपेयर रहे, तो आपका काम बन जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। डेट बढ़ गया है, पोस्ट बढ़ गया है, थोड़ी सी मेहनत बढ़ जानी चाहिए, ठीक है। तो शुभकामनाओं के साथ विदा दीजिए। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेक्चर कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।